14 नवंबर को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे, और इसीलिए आप देखेंगे बाल दिवस भी आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक सामान्य चर्चा करें। और बहुत सारे आप देखते हैं कि इनसे विवाद भी जोड़कर लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर का विवाद हो, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघ में ले जाने की बात, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती रहती है। या चाइना से 1962 के युद्ध की बात कर लीजिए, उसमें भी कहते हैं कि भारत की हार का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। या देश के पहले प्रधानमंत्री के पद की बात कर लीजिए, कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते थे, कुर्सी चाहिए थी उन्हें। और भी आप देखते हैं कि इनके एक लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रहती है, और आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो इसके कारण भी इनकी आलोचना भी की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और देखिए आप लोग अगर इतिहास की पुस्तकें पढ़ें तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग सभी हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज़ादी के समय के नेता रहे हैं, उनके बारे में बेहतर आप लोग जान पाएंगे। आप लोग अगर व्हाट्सअप या फेसबुक की यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो आप लोग देखिए भगवान ही भरोसे चलता है सब। और एक बात याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंसान थे, और उसकी भी अपनी लाइफ होती है, अपनी एक तरह से जिंदगी है। तो हम लोग किसी की जिंदगी में झांक कर अगर पद से जोड़ कर देखें तो ये गलत है। हमारे ही देश में आप देखते हैं कि इस तरह की बातें उठती रहती है, उसकी पर्सनल लाइफ पर भी, निजी जिंदगी पर भी आप देखते हैं कि राजनीति होती रहती है। दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और मैं विकसित देशों की बात कर रहा हूँ, पिछड़े देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी। और आप देखिए, अगर आप लोग देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आप देखेंगे इनके पिता मोतीलाल नेहरू की पिक्चर दिख रही है, और सरोपा रानी नेहरू इनकी माता। और आप देखेंगे इनकी पत्नी की बात करें तो कमला नेहरू इनकी पत्नी। और उसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी इन्हीं की बेटी थी, और इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी के दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिर आप देखते हैं कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करते हैं, और संजय गांधी मेनका गांधी से शादी करते हैं। और जो मेनका गांधी अभी बीजेपी में आप लोग देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखेंगे संजय गांधी और मेनका गांधी का एक बेटे भी है, वरुण गांधी। ये भी आप देखते हैं कि राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं सोनिया गांधी और राजीव गांधी की दो संतानें, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी, एक कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और प्रियंका गांधी की शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा से। इनके दो बच्चे हैं, मुराया वाड्रा और रिहान वाड्रा। तो इस तरह से आप देखिए नेहरू गांधी फैमिली है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते रहते हैं कि यहाँ सोनिया गांधी के आगे गांधी क्यों लग गया। और वैसे आप देखिए नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं तो कहते हैं फिरोज ने गांधी से प्रभावित होकर उनका सरनेम ले लिया था, वहीं से आप देखेंगे गांधी लगना शुरू होता है। और जैसा कि इस पिक्चर के बारे में बताया कि इस पिक्चर के कारण नेहरू की आलोचना की जाती है। देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको बता दूं ये पंडित थे, जाति से हिंदू थे, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इनका उपनाम चाचा नेहरू। और 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से। यहाँ वर्तमान में आप देखेंगे 403 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपका उत्तर प्रदेश। तो यही इलाहाबाद में उनका जन्म होता है। आनंद भवन आप लोग इलाहाबाद गए होंगे तो घूमने गए होंगे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माँ का नाम स्वरूप रानी नेहरू। और इनकी पत्नी कमला नेहरू
1916 में इनसे शादी होती है। इनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था। और जैसा कि आपको बताया कि हिंदू हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो हैरो कॉलेज, ट्रिनिटी, लंदन, लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 7 साल में इंग्लैंड में रहकर उन्होंने फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी भी हासिल की। वही 1912 में भी भारत लौटे और वकालत शुरू की। अब बात आती है इनके संघर्ष की और योगदान की। तो 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में काम किया और 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया और 1917 में भी होम रूल लीग से जुड़ जाते हैं। 1919 में नेहरू जी गांधी के संपर्क में आते हैं। महात्मा गांधी की बात हो रही है। और उसके बाद उनके विचारों से नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। और यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा और उसे इतने करीब से देखा। और 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था और नेहरू जी गांधी जी के सविनय योग्य आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। और नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया और 1920 से 22 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। और इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल भी गए और 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। फिर 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1926 से 28 तक नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। और गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब उत्तराधिकारी की बात हुई तो गांधी जी ने नेहरू को ही चुना था, ना कि आप देखिए कि राजा जी को, न सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आप देखिए एक तरह से आप देखिए विदेशों में पढ़े भी थे नेहरू, तो वहाँ से भी परिचित थे। और फिर आप देखेंगे 1928 से 29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। अगर आप देख रहे हैं कि बेटे की विचारधारा अलग है और बाप की विचारधारा अलग है, आज के समय में आप देखिए आप विचारधारा कभी रख ही नहीं सकते अलग, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और उस समय आप देखिए कि अलग अलग विचारधारा भी देखने को मिल रही है। और इन 2 प्रस्तावों की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्षों का समय दिया जाए ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दे, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। और परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब न दिया और नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है लाहौर में और इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा। और 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया और इसीलिए आप देखते हैं कि 26 जनवरी को एक तरह से चुना गया था गणतंत्र के रूप में। 1930 में गांधी जी ने सविनय योग्य आंदोलन का जोरों से आह्वान किया और जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश की सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत भी हासिल की। और 1936-37 में नेहरू जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आप देखेंगे 1945 में जेल से बाहर आते हैं। और 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1947 में भारत की आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान शुरू हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सबसे अधिक वोट मिले, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यहाँ आप देखिए कि गांधी जी ऐसा सोचते थे कि आप देखिए कि अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूसरे नंबर की सीट दें तो वो आसानी से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू सीट को स्वीकार ना करें, दूसरे नंबर की पोजीशन को स्वीकार ना करें। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने इस तरह का कदम उठाया
और भी कहा जाता है कि पश्चिमी सभ्यता से एक तरह से जुड़े हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी पढ़े लिखे थे, देश विदेश में आप देखिए दुनिया में उन्होंने पढ़ाई की हुई थी, तो विदेश नीति को प्रधानमंत्री के रूप में वो बेहतर काम कर सकते थे। और देश को एक कैसे रखना है, सभी रियासतों को शामिल कैसे एक कैसे रखना है, शामिल कैसे भारत में करना है, ये रणनीति किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और इसीलिए कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और गृह मंत्री बनाया गया। और शायद कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ना होते, होम मिनिस्टर ना होते, तो भारत की आज जो अवस्थिति आप लोग देख रहे हैं ना, सुंदरता देख रहे हैं ना, इसमें बहुत जगह आप देखिए कि एक तरह से परेशानी होती है। तो ऐसा कहा जाता है। और ये आप देखिए कि चर्चा का अलग विषय है कि क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने। नेहरू पाकिस्तान के और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए और उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। और चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और कहते हैं कि इसी कारण उनकी डेथ भी हुई। ये दुख कह लीजिए, जो भी कहिए। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। इन किताबों को याद रखिए, भारत और विश्व, सोवियत रूस, भारत की एकता और स्वतंत्रता, दुनिया के इतिहास का उझरता दर्शन 1939, विश्व इतिहास की एक झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस किताब को नेहरू ने 1944 में अहमदनगर जेल में लिखा था। और किताब में पंडित नेहरू ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था। और इसके बाद इस पुस्तक का हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। और इस किताब में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी और भारत की संस्कृति, धर्म और संघर्ष का वर्णन भी किया है। इन्हें आप देखिए भारत रत्न भी दिया गया था 1955 में। और आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार है 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था। इनके कुछ विचार भी है। ये आप लोग कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो वहाँ इन विचारों को आप लोग डाल सकते हैं। नागरिकता देश की सेवा में निहित है। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। और आप देखेंगे कि बाल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और आज भी उन्हें इस नाम से भी सभी लोग जानते हैं। और नेहरू जी बच्चों के कल्याण हेतु बहुत सोचते थे और उनके लिए सही आहार और ज़रूरतों पर का ख्याल रखने की समय समय पर नई योजनाओं की शुरुआत की। और इसलिए प्रतिवर्ष भारत में हम सभी उनको याद करते हुए सम्मान के साथ जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में चिल्ड्रंस डे का उत्सव मनाते हैं। तो याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू के ये बड़े काम रहे हैं। एक प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और आप देखिए विचारों की बात की। उन्होंने सेकुलर और लिबरल अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने भारत की बुनियादी एकता पर फोकस किया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाज की वकालत की और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करते भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। नेहरू ने उच्च शिक्षा की स्थापना करके वैज्ञानिक और तकनीक की प्रगति को बढ़ावा दिया। और उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की स्थापना की, जैसे मुक्त सार्वजनिक शिक्षा, भारतीय बच्चों को मुफ्त खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाए उन्होंने। और आप देखेंगे अंतिम समय की अगर हम लोग बात करें इनके मौत की, तो आप देखेंगे कि 1964 के मई महीने में 27 तारीख को एक सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत अचानक खराब हुई। और डॉक्टरों वादियों द्वारा यह बताया गया कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। और उसी दिन की दोपहर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्राण त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आप देखिए कि इनके संदर्भ में एक तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ की इसकी कहानी ही अलग है। और कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूल थी। और इसके पक्ष में कई विद्वान हैं कि ये नेहरू से गलती हुई थी। लेकिन आप देखिए कि उस समय हो सकता है कि वैसी परिस्थिति हो, इसलिए गांधी और नेहरू ने इस तरह का कदम उठाया हो। और गांधी के बारे में तो आप देखते हैं कई लोग कई विचार रखते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जिम्मेदार है,
लेकिन आप लोगों को एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। मान लीजिए एक परिवार में आप देखिए कि 4 बच्चे रहते हैं, चारों में आप देखिए कि डेली लड़ाई होती हो, मारकाट होती हो, तो मुझे लगता है कि जो समझदार माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, उन बच्चों को सभी को अलग अलग कर देते हैं। तो उस समय शायद यही परिस्थिति रही थी महात्मा गांधी के सामने, तो उन्होंने भी निर्णय लिया। आप देखिए लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे उन दंगों से, सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, तो पाकिस्तान को अलग करना ही उस समस्या का समाधान था। तो ये भी कहा जाता है। और एक आप देखिए इनकी आलोचना की जाती है किसने, ये इस फोटो को आप लोग देख रहे होंगे, और ये कौन है, ये आप देखेंगे कि कौन है, बताइए, ये आप लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का एडविना माउंटबेटन से कैसा रिश्ता था। और ये आप लोग देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये आप देखेंगे एडविना माउंटबेटन थी। और कहते हैं कि इनमें लव था, मतलब इनका सलमान रुश्दी के चाचा शाहिद हमीद ने 31 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा था कि माउंटबेटन दंपति भारत पहुंचने के 10 दिन के भीतर ही एडविना और नेहरू की नज़दीकियां पर भौरे उठना शुरू हो गए थे। और रेड क्रॉस की एक समारोह में खींची गई तस्वीर में साफ कैद हुआ कि किस तरह एडविना नेहरू को प्यार से निहार रही हैं। और कद्दावर कांग्रेस नेता अबुल कलाम आज़ाद की आंखों से भी ये बात छिप नहीं सकी। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर है ही, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा लेडी माउंटबेटन से भी मुतासिर है। और पामेला हिक्स भी मुरीद हुई नेहरू की। नेहरू आकर्षक शख्सियत का असर न सिर्फ माउंटबेटन दंपति पर पड़ा, उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। पश्चिमी सभ्यता में एक तरह से रंगे कौन पढ़े लिखे थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोट पैंट में रहते थे, आप सभी जानते हैं। और ये अपनी किताब में लिखती हैं कि डॉटर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती हैं कि जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, मैं तभी से उनकी आवाज़, कपड़े पहनने के तरीके, सफ़ेद शेरवानी और उसके बटन हॉल में लगे लाल गुलाब उनकी गर्म जोशी की मुरीद हो गई थी। एक बार बीबीसी से बात करते हुए पामेला ने यह भी बताया कि इनकी माँ पंडित जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह लागू होता है। और ये कहते हैं कि वो लंबे समय तक इनके, मतलब आप सोचिए कि लव लाइफ में रहे भी, तो ये भी कहा जाता है। तो इनकी बेटी ने भी, आप देखेंगे कि एडविना माउंटबेटन की बेटी ने भी इस रिश्ते को स्वीकारा और कई विद्वानों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। तो कहते हैं कि आप देखिए कई लोग इसी को लेकर इनकी क्या कहते रहते हैं, भूल कहते रहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी थी वो क्या। तो ये भी चलती रहती है, आलोचना होती रहती है। तो आप लोग इतिहास की पुस्तकें ज़रूर पढ़ा करिएगा और तथ्य देखा करिएगा, समझा करिएगा। मुझे लगता है कि विचार बेहतर आप लोग निष्कर्ष पर भी पहुंच पाएंगे और समझ भी पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अपने अपने हिसाब से आप देखिए कि ये व्हाट्सअप अब कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी उठा के डाल देते हैं, बीजेपी वाले अपने हिसाब से, और सभी अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। आप लोग एक सुंदरता देखिए कि देश को आज़ादी मिली तो नेहरू मंत्रिमंडल में आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिया गया, भीमराव अम्बेडकर को लिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया गया। इन सब की विचारधारा कभी एक नहीं थी, मिलती जुलती नहीं थी, फिर भी आप देखिए मंत्रिमंडल में सभी को जगह दी गई, क्योंकि आप देखिए सभी अपनी अपनी जगह महारत हासिल किए हुए थे। कानून के ज्ञाता आप देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब, देश को एक करने में आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सभी की अपनी रणनीति अलग अलग ही थी, लेकिन हाँ एक ही उद्देश्य था, देश को आज़ाद कराना। तो ये पढ़ा करिएगा, थोड़ा याद रखा करिएगा, ठीक है।